हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का टॉप 10 सीरीज। और इस टॉप 10 सीरीज में सबसे पहला चैप्टर आपका चैप्टर 1 है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। और इसी सीक्वेंस में ये टॉप 10 सीरीज आपको सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट ऐसे 10 PYQ देगा जो हर बार रिपीट करते हैं। अगर आप भी NIS में 90% इन एबव लाना चाहते हैं और चाहते हैं कुछ ऐसे सवाल करके जाएं जिससे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो और ऐसे सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस टॉप 10 सीरीज को ज़रूर कंप्लीट करें। और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। और इससे पहले एक नोटिफिकेशन है कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जो बिल्कुल फ्री में है, यहाँ स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात ये देखिए, ऑन डिमांड वालों के लिए योद्धा बैच है, अक्टूबर वालों के लिए प्रचंड बैच है और अप्रैल वालों के लिए प्रहार बैच है, जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 80-90 तो नॉर्मल आता है, अगर उससे ज़्यादा की आपकी सोच रखते हैं तो ऐसे बैचेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सवालों के सिलसिले में सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका NIS का 2015 का सवाल है। अब इस सवाल में ध्यान से देखेंगे, जो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम would be occupied by 16.5 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure। और STP जो दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो दिया गया है 273 केल्विन और 1 बार का प्रेशर दिया। देखिए ये बात समझिए कि एक्चुअली मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अगर हम मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा और उसका जो भी वॉल्यूम होगा दैट विल नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो मैं सिंपल तरीके से इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं एंड देन आफ्टर आगे की चीजों को हम लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मोलर, है ना? क्या लिख सकते हैं? मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। ये आपको ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अब देखिए क्या ऑक्यूपाइड कर रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है ना? लेकिन हमें भी समझना है बाई 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ये कंडीशन है। बाई 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरीके से जो है आपने मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो अपना मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है कोई भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए, सब्सटेंस मीन्स गैस के लिए ज़्यादा लिया जाता है, वो STP पे कितना होता है? उसकी वैल्यू होती है बच्चों 22.7 लीटर। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आप सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल, 1 मोल किसका? गैस का। एट STP पता कितना होता है? 22.7 लीटर होता है। अब इस हिसाब से देखो, अगर आपका 1 मोल कोई भी गैस 22.7 लीटर की वैल्यू दे रहा है और आपको सवाल में दिया गया है कि आपके पास 16.5 मोल ऑफ एन आइडल गैस है, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल 22.7 लीटर दे रहा है तो ऐसे 16.5 मोल के लिए सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल तरीके से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सिंपल तरीके से लिख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम, है ना, ऑक्यूपाइड बाई 16.5 मोल ऑफ आइडल गैस। जो भी आइडल गैस है जो गिवन दिया गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो। बोलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 16.5 मल्टीप्लाई 22.7। तो ये सारा का सारा ना आपको लीटर में देने वाला है, ये सारे लीटर में आ जाएंगे। अब सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर आपका आएगा लीटर में, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निकाल लेना जो भी यहाँ पर जाएगा। यहाँ क्लियर है? समझ में आ गई आपको बात? तो देखो ऐसे करके जो है हमने आपके सबसे पहले सवाल को कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है आपके दूसरे सवाल की। जैसे ही हम दूसरे सवाल पे आएंगे
तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा। और देखो कितनी बार इसने रिपीट किया, 2011 में भी इसको पूछा, 2013 में भी इसको पूछा है, 14 में भी पूछा, 16 में भी पूछा है। तो ऐसे होते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपसे रिपीट करते हैं या आपसे पूछ दिए जाते हैं। और कितना सिंपल है, डिफाइन मोल। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जी मोल क्या है, व्हाट इज द मोल, है ना। तो अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली में सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए तो हमें मोल की जरूरत पड़ती है। क्यों, हार्ड लग रहा है सवाल? अरे अगर आपने अभी तक हमारा वन शॉट वीडियो या पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी नहीं देखा है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, तो जल्दी जाइए देखिए। हमने अपने चैनल पे फ्री में दिया है, केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग दिए हैं, राइट। इसके अलावा लेक्चर्स के अलग दिए हैं, मैराथन क्लासेस के अलग है। और लिंक में हमने फ्री कंटेंट एक लिंक दिया है जिसके क्लिक करने के बाद आपको जितने भी मैराथन क्लासेस या जो क्लासेस होते हैं फ्री वाले, उसके पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। अब देखिए वो एटम्स के रूप में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकता है, या पार्टिकल्स के रूप में हो सकता है। और वो कैसे होते हैं, ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्टली। इसका जो पार्ट होता है ये होता है 0.012 kg ले लो, या आप यहाँ सिंपल तरीके से 12 ग्राम का दो। कहते हैं कि जब आप इस 12 ग्राम के कार्बन 12 आइसोटोप की बात करते हैं और उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एंटिटीज होते हैं, वो अपने मोल को डिफाइन करते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू मोल का मिलता है वो कितना मिलता है, 6.022 इंटू 10⁻23। यही पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, समथिंग जो बोलना है बोल दो। दुनिया का कोई भी एक मोल होगा ना, तो इतने पार्टिकल्स उसके पास होंगे ही होंगे। बिल्कुल पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इतना होना ही होना है यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा प्रैक्टिस है। इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन समझते हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल जो कि 2016 का है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ CaCO3 on heating gave 2.8 gram of CaO and 2.2 gram of CO2, so that these results are in accordance with the law of conservation of mass। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल तरीके से कहता है कि देखो बच्चे, जो आपका टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, जो भी टोटल मास रिएक्टेंट का होगा, और जो आपका मास होगा प्रोडक्ट का, समझ में आ रही बात, कि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब दोनों के दोनों इक्वल हो जाते तो कहते देखिए जितना इधर है उतना तराजू होता ना, तराजू में एक तरफ हम बाट रखते हैं, दूसरी तरफ हम अपने उस मतलब मटेरियल को रखते हैं जब मैं इसके बराबर करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल तरीके से हम ये नोट करते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो कहते हैं ये 1 kg हो गया या ये 2 kg हो गया, इस तरीके का हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो सिंपल तरीके से हम क्या बोल देंगे, पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो सिंपल तरीके से लिखिए द केमिकल इक्वेशन। बोलिए क्या केमिकल इक्वेशन बनेगा, सवाल को पढ़ो यार, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ो सवाल को। आप लोग सवाल ही नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है CaCO3 लिखो, CaCO3। अब इसको हीट कर रहे हैं, करो हीट। आओ जी, मैंने इसको हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद ये टूटेगा, बोलो किस में टूटेगा, CaO और प्लस CO2 में टूटेगा। अच्छा एक बात हमें ध्यान रखनी, जब भी हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिखना है, रिएक्शन लिखना है, तो हमें इस बात का बच्चे ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस करना। अब हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है पहले से बैलेंस हो तो भैया हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैलेंस करने। अब कैल्शियम इधर एक बच्चे, कैल्शियम भी इधर एक है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन दैट्स गुड। यानी यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाने की नीड नहीं है, ये आपका रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर ये कितना दे रहा है, तो बच्चे ये यहाँ पर दे रहा है 5 ग्राम, ये यहाँ पर दे रहा है 2.8 ग्राम, और ये यहाँ पर दे रहा है 2.2 ग्राम। अब ध्यान से देखेंगे ये रिएक्टेंट का पार्ट है ना, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है रिएक्टेंट, और ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है प्रोडक्ट्स का।
ना, सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो मीन्स बोर्ड की अगर हम निकालें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, लेट सपोज हम लिखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई जब हमने लिखा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये है 5 ग्राम, और हम इधर लिखते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलो क्या लिखे हैं? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना प्यारा है केमिस्ट्री, बेवजह बदनाम कर रखा है कि हार्ड है, ये है वो है। कितने प्यारे प्यारे सवाल आए हैं। 2.2 ग्राम, यानी कि ये भी हो गया 5 ग्राम। लो जी, पहले आपने देख लिया कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दोनों ही सेम है। तो हम सिंपल लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, हेंस दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट लिख लेंगे, लिख देंगे कि हेंस, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, लिखेंगे ना सिंपल तरीके से, इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। हो गया ना? यहां पर सिंपल तरीके से लिखेंगे तो इट विल इन अकॉर्डेंस with law of conservation of mass। लो जी, हमने करके दिखा दिया और समझा भी दिया कि देखिए ऐसे से चीजें जाएंगी और इस तरह का होगा, कंजर्वेशन होगा। फटाफट आगे बढ़े, विद 3 सवाल हमने कर लिया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सवाल में यहाँ पर दिया गया है कि कब पूछा गया है। देखो ये 2019 में पूछा गया है। ये लास्ट ईयर कब मैंने दिया था, ये वाला लास्ट ईयर वाला ये था 2016 में। तो देख रहे फ्लैक्चुएट कर रहा है, 2016, 15, 19, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या है, हम ना पूरा नस पकड़ रहे हैं ना इस बोर्ड कि हम भी देखते हैं कि तुम पिछले 10 सालों में किस तरह के रेंज में भागते हो। अच्छा, अभी लेटेस्ट के मैराथन क्लास जो हम लेते हैं, है ना, उस मैराथन क्लास के सेशन में जब मैंने मैराथन क्लास लिया आपका, केमिस्ट्री का जो हमने लिया PYQ का, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस कॉन्सेप्ट पर रिपीट करते हैं। तो एक केमिस्ट्री का लिमिट है, अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आना ही आना है, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी कि देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके समझ में आएगा कि यहाँ पर 14 ग्राम है और यहाँ भी 14 ग्राम है। तो बेटे यहाँ पर देखो 14 ग्राम जो है 16 ग्राम से जा रहा है, और ये 14 ग्राम जो है 32 ग्राम से जा रहा है। तो हमें ये बात समझनी है कि एक जो हमारा एलिमेंट है उसका जो मास है बिल्कुल लॉक कर दिया गया, बिल्कुल ही फिक्स कर दिया गया। बट जो दूसरा वाला है ना, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप 2 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को बिल्कुल मास को फिक्स कर देते हैं, दूसरे वाले को चेंज करते हैं, तो उनका जो रेशियो आता है वो होल नंबर में आता है। जैसे कि 16 और 32 का जो रेशियो आप यहाँ निकालोगे, आप देखोगे 1:2 के रेशियो में यहाँ पर आएगा, नहीं एक होल नंबर में आएगा, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगी ये बात आप सभी बच्चों को। चलिए पहले समझते हैं कि ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। रीजन में आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया, मैं लिख देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। देखिए सिंपल तरीके से, एयर मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन बोथ केसेस A and B, है ना, and also the ratio of another element, oxygen, is 16:32, that is 1:2 in
एवब पहले तो इट विल फॉलो, क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब क्योंकि सवाल में एक और बात कहा गया था कि भाई जब आप ये पता कर लो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होगा तो उस लॉ को डिफाइन भी करो। लेट्स डिफाइन दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जब दो एलिमेंट को लेते हैं और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें द मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, एक फिक्स कर दिया गया है, तो ये जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सिंपल तरीके से हमने इसको डिफाइन भी कर दिया है और इसका जो आंसर था वो भी दे दिया है। घबराइए नहीं, ये बड़े आसान आसान से सवाल हैं। अगर आप बेहतर इसमें करना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस। ये आपका है डिफाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये आपका 2011 में पूछा था और उसके बाद सीधा 2016 में पूछ, यानी 5 साल का सीधे गैप लेके आ गया यहाँ पे। तो खैर यानी पे मैंने कहा ना, इसका कोई फ्लैक्चुएशन पक्का नहीं है, 5 साल पीछे का पूछ सकता है, 10 साल पीछे का पूछ सकता है। हमारा जो एक मिशन है कि हम आपके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे क्वेश्चंस लेके आए कि कम समय में कोई भी विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा कर पाए। मैं हमेशा सपना बोल रहा हूँ क्योंकि आप एनआईएस बोर्ड में ऐसे नहीं आए हैं, आपके सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने एनआईएस बोर्ड की हेल्प ली है और मुझे पता है कि आप बहुत बेटर इसमें करेंगे, ठीक है, और बहुत आगे तक इनफैक्ट इसमें जाएंगे, मुझे इसमें पता है बहुत अच्छा कर लेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डिफाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सिंपल तरीके से, ये डेफिनेशन छोड़िए, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिखा लेट्स सपोज कि C6H12O6, मान लो 6 12 6 का लिखा। कितना रेशियो आया है इसका, ये बताना जरा। 6 12 कितना आ गया, 1 2 1, यानी CH2। तो देखो ऐसा है कि जब आप किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर एक कंपाउंड क्रिएट करते हो, तो ये जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो ओरिजिनल वाला होता है। और ये वाला जो होता है ये आपका होता है एम्पेरिकल फार्मूला होता है यहाँ पर, है ना। ये आपका कैसा हो गया, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है यूनिक होता है, हर किसी का मतलब लॉक होता है, बट एम्पिरिकल फार्मूला ना रिपीट भी कर सकता है। सर कैसे रिपीट करेगा, देखो ऐसा है कि हो सकता है कि CH2O और भी अदर अदर कंपाउंड्स के सिंपलेस्ट रेशियो से बन जाए, ठीक है, बट जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये नहीं बनेगा। तो सिंपल तरीके से क्या कहता है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड सोज ओनली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपलेस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी होल नंबर में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। अब डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, जो भी है वन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, बट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कंपाउंड शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर जो प्रेजेंट होगा। और ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। ये सारा का सारा PDF मैं अपने ऐप में भी अपडेट कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दे दूंगा, जहां से आप इसका बाद में भी लाभ ले सकते हैं। प्राय नहीं, लेकिन क्लास के दौरान अगर आप साथ साथ में लिखते हैं तो ये डबल पावर है, मतलब आपको बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे और बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वन अदर, ये 2019 का सवाल है और ये सवाल जनरली पूछा जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैंने कहा कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, डिजिट को बदल दिया जाएगा और कई बार तो बिल्कुल ही सेम टू सेम कॉपी कर दिया जाता है। हम भी देखते हैं नाइस बोर्ड कितना क्या कुछ करती है, हम पूरा बैक बैक का लेकर चलेंगे। अरे कहीं से कुछ तो होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, क्वेश्चन रिपीट करेगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ना। पढ़ लो, बात खत्म। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अरे नहीं सर, सोचने की आदत हो गई है अब तो बिल्कुल ही। खैर एनीवे, और बाकी तो यही कहेंगे कि जब भी क्लास चल रहा है कॉपी पेन खोल के रखो यार, क्योंकि कभी भी आपको ना ऐसे नहीं देखना चाहिए कोई भी क्लास, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कहानी सुनाता जाऊं और आप कहानी सुनते जाएंगे कि जंगल में एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मिले, दोनों के शादी हुए, फिर बच्चे हो गए, है ना। वो गदर वाली कहानी हो गई, फिर गदर 2 बना गया, ये सब नहीं होने वाला है। कॉपी पेन खोलो, साथ साथ में लिखो। ठीक है। कंपाउंड इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब कहता है कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट है। इफ द कंपाउंड कंटेन्स 53.1% कार्बन, एंड व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, अगर एक 53.1% है, दूसरा 100 में से माइनस कर देंगे, कितना चालाक है तो भाई। परसेंट चलो लिखते हैं यहाँ पर, सिंपल लॉजिकली बात सोचिए। मान लो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 3.1%। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, मान लो मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बोलो कितना हो जाएगा? सर नहीं पता। अरे क्या नहीं पता है? दो ही तो हैं इसमें, एक दे ही रहा 53.1%, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस 53.1। अब ये हो गया परसेंट में बच्चे। अब बताओ जी, जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आ जाएगा ये। 46.9% सर, 46.9%। तो ये हमारा दोनों ही निकल गया। कई कई बार डायरेक्ट ही दे देता है, और कई बार आपको इस तरह से निकालना होता है। अब एक चार्ट आपको बनाना है कि हमें कैलकुलेट करना है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट। एक चार्ट प्यारा सा हम बनाएंगे। हम लिखेंगे टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कैसे चार्ट बनाते हैं, सिंपल तरीके से समझिएगा। इधर की तरफ एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये एलिमेंट हो गया आपका। अच्छा उसके बाद जो है ना, एलिमेंट का परसेंटेज लिखेंगे, जो भी परसेंटेज होगा यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाते हैं। और जो भी यहाँ पर रेशियो आएगा उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में डाल देंगे, एक रेशियो निकालेंगे। और अगर रेशियो कुछ ऐसा आता है तो इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट। ठीक है। अब इसको जो है ऐसे बना देते। चलिए, और एक बना देते हैं इस। ये बनाना आप सीख गए तो इस तरह के सारे सवाल को आप सोल्व कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहले कौन है? कार्बन। और दूसरा कौन है बच्चे? ऑक्सीजन, है ना जी। बोलो कार्बन कितना परसेंट? सर कार्बन है 50.1%। अब खाली 53.1 भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परसेंट ऊपर दे दिया है। अच्छा दूसरा बताओ ये कितना है? सर ये 46.9%। बहुत बढ़िया। अच्छा एटॉमिक मास कितना होता है बताइए? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर 12 ग्राम होता है। वो 12। और बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर 16 होता है। लिखो 16। लिखा? हाँ जी सर लिख दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब हम निकाल रहे हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालते हैं? देखिए जो परसेंटेज होता है और जो एटॉमिक मास होता है, अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का। जैसे कि अब यहाँ परसेंटेज कितना है? यहाँ परसेंटेज है 53.1, और यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो जो भी होगा यहाँ पर आप लगभग 12 चौके 48 हो गया, 12 25 60, 4 पॉइंट समथिंग, तो लगभग लगभग 4.4 है यहाँ पर मान लो, राइट। और वैसे ही इसको कर देंगे 46.9, और नीचे आ गया 16।
तो 16 दूनी 32, 16 ते 48, तो लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग। और फिर इसको करेंगे आगे 32 से आगे लगभग 2.9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स निकाले। आप डिवाइड कर लेना, कोई ऐसी नहीं कि मन में कर लो गलत कर दो। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाए, देखिए हम सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो में लाने की। अब हमारा 4.4 दिया है, और जो सबसे छोटा वाला होगा उसी से डिवाइड कर देना। क्या बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, उसी से डिवाइड कर देना। जैसे देखो 2.9 सबसे छोटा है, तो 2.9 को 2.9 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे ही 4.4 को 2.9 से डिवाइड कर देना, तो ये रेशियो कट जाएगा, तो लगभग लगभग 1 पॉइंट, और कितना टाइम लग जाएगा, 5। ये 1.5 आ गया। तो अभी देखो हम फॉर्मूला में ना 1.5 यूज नहीं कर सकते, हमारी समस्या ये है। 1 तो यूज हो जाएगा बट ये नहीं यूज कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों में ना 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल नियरेस्ट जो होल नंबर होगा वही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 3 से कर दें, इसको भी 3 से कर दें, ऐसा नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। या मान लो 3 से तो होगा नहीं, तो 4 से कर दें, इसको 4 से कर दें, ऐसा नहीं। आप जो नज़दीकी जो पॉसिबिलिटीज होगा उसको बनाइए। तो अब बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है। देखिए सबसे पहले एलिमेंट लिख दो बच्चे, उसके बाद परसेंटेज लिखो जी, फिर एटॉमिक मास आपको मालूम ही है, नहीं तो सवाल में कई बार दे देता। देखो दे दिया यहाँ पर 12 और 16 दे रखा है। कितना आसान है, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स में वही खाली डिवाइड कर देना है। फिर सिंपल जो छोटा वाला होगा उसको 1 आ जाएगा, दूसरे वाले से कर दो, फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। अब मैजिक देखो कि ये जो 3 और 2 मुझे मिला है ना, इसी से हमारा तैयार हो जाएगा आपका कैसा, एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार। कि अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों की बात कर रहे थे। बट अभी क्या है, खाली एम्पिरिकल फॉर्मूला में निकालना है। कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सिंपलेस्ट रेशियो की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल कितना है वी डोंट नो, हमें नहीं मतलब है, बट हमें सिंपलेस्ट में चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से क्या लिख देंगे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखो कार्बन के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए कितना, 2, और ये हो गया। आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मालूम है आपको। सोचो, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सोचिए अगर मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे, नहीं सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे कि हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उसको एन कहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ एक रिलेशन सेट कर देता हूँ। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये बहुत कॉमन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पे सवाल कई बार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो अगर एन की वैल्यू आपको गिवन है तब तो अच्छी बात है, अगर एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो ऐसे कंडीशन में मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सवाल में कहाँ पर क्या है। तो मैं लगभग लगभग कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, सवाल भी सॉल्व कर रहा हूँ, और ऐसे करके मैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक आ चुका हूँ यहाँ पर। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जहाँ कहा गया है determine the empirical formula of butyric acid and its elemental composition is कार्बन दिया है 54.2% एंड हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। तो इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूट्रिक एसिड इज 88 U देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये सारे के सारे डेटा भी दे रखे हैं। और ये कब पूछा गया था, ये NIOS के 2016 में पूछा। कमाल की बात यह है कि जब इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं तो हमारी गलतियां पता है फिर कहाँ होती है, फिर हम गलती करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत आपका मिस्टेक, एक गलती आपके पूरे सवाल को, मतलब पूरे सवाल के मार्क्स को खा सकती है। सिंपल तरीके से वही वाला चार्ट हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स की हमने आपको बात कही थी। लिखो बच्चे यहाँ पर एलिमेंट, एंड देन यहाँ पर आप लिखेंगे इसका कितना परसेंटेज है। एंड नाउ यहाँ पर इसका लिखेंगे क्या, इसका एटॉमिक मास जाएगा। एंड नाउ यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम लिखेंगे।
फिर यहाँ पर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। अभी हम सिंपलेस्ट रेशियो केवल लिखते हैं, अगर हमें लगा कि ये डेसिमल वगैरह में आ रहा है तो फिर हम इसको हम सिंपल तरीके से और कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पीछे हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पे कि हमने यहाँ पर होल नंबर लिख दिया था। हम देख लेंगे जो भी ये रहेगा इस तरह की चीज़ों में रहेगा, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स के लिए पहले बॉक्सेस बना देते हैं। थोड़े बड़े बड़े बॉक्सेस बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशंस में थोड़ा सा स्पेस हमें मिल। अब देखिए जी, सिंपल तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कार्बन। तो मैंने लिखा इधर कार्बन, मैंने इधर लिखा हाइड्रोजन और मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीजन। जी मैंने तीनों ही लिख दिया। परसेंटेज लिखो, हु बहुत सवाल में देखो कितना लिखा, 54.2 लिखो जी, 54.2। बोलो हाइड्रोजन कितना लिखा है, 9.2 लिखो जी, 9.2। बोलो ऑक्सीजन कितना लिखा है, 36.6 लिख दिया। हाँ जी सर लिख दिया। अच्छा आगे क्या करना है, अब लिखिए इनके एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास सवाल में देखिए कितना दे रखा है, 12। सारे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, कई बार नहीं है तो आपको अपना याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया जी, 16 हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिख दिया। अब लिखिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे ये 54.2 है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 9.2 है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए 36.6 है तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब लगभग लगभग वही है, 12 चौ 48, 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जाएगा, 48 यानी 48। एंड देन आफ्टर 6 और 2 तो 12 25 60, ये हो गया लगभग 4.5। और ये तो 9.2 ही हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, हाँ, एंड देन 4 आ गया और 46 हो गया। तो लगभग भी उसके अलावा कितना आ जाएगा, 4 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2.2 के आसपास में जाएगा ये आपका ना, जो भी है 2.2 के आसपास में आप निकाल लेना, जैसे लगभग में आप लेगा यहाँ पे तरीके से जाएगा, 2.2 ही जाएगा। तो 32 कर देंगे तो 46 होगा, 16 48 होता है ना। ठीक है चलिए, सबसे छोटा वाला क्या है 2.2, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस 2.2 को 2.2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 आ जाएगा। इस 9.2 में 2.2 से डिवाइड करते हैं और इस 4.5 में 2.2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। लगभग लगभग हम एक आंकड़ा ये कह सकते हैं कि अब अगर हम 2.2 को 9.2 से डिवाइड करते हैं तब 92 ही मान लो एक तरीके से। तो आप ये देखो कि 22 तिया 66 होता है। आप देखो मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 22 को 4 से कितना आ गया, 8, और ये 8 88 आ गया यहाँ, है ना। तो अब यहाँ पर सिंपल तरीके से है कि अगर मैं इसमें 92 से डिवाइड करूँगा, ये 88 आ गया। एंड देन आफ्टर यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये आ गया 4, राइट। यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 0, और ये सिंपल तरीके से 1 यानी 4 पॉइंट, ये आ गया आपका कितना, लगभग लगभग मान के चलिए 10 में से 2 हो गया तो ये 8 हो गया, तो 18 आ गया यहाँ। फिर एक हम 0 वगैरह लगाएंगे तो 4.1 के आसपास में आ गया। तो दिस इज द 4.1, राइट। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2.2 और 4.5 है, लगभग लगभग इसका डबल के अप्रोक्स में हम बोल सकते हैं कि इसका डबल है। तो अप्रोक्स में इसे 2 कर देता हूँ और इसको मैं 4 बना देता हूँ, हाँ, जिससे कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए यहाँ पे। और उसके बाद ये जो डेटा हमें मिला है इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 4 और ऑक्सीजन के लिए 1, C2H4O बन के तैयार हो गया। दिस इज द आंसर, है ना। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ आर्गन एटम इफ द मास ऑफ अ सिंगल आर्गन एटम
इज 6.634 इंटू 10 की पावर -26 kg 1 मोल ऑफ आर्गन एटम, ये दे रखा है यहाँ पे। और ये 2018 का सवाल। ये बड़े बारीक बारीक सवाल होते हैं। ये समझिए कि ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर आपसे चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती है कि आप इसको कैसे मैनेज कर, कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। बाकी मैं एक बार बैक होता हूँ, बैक होके तक हो रहा है ये आंसर। एक सेकंड। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड 88, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। इसमें ना मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है। का शक हुआ कुछ, ये दिख रहा है धोखे में ना गलती हो जाती है। हमने केवल एक पार्ट इसका किया है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटरिक एसिड 88 दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आपको दे रखा है 88 दे रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको वो एन निकालना पड़ेगा जिस एन की मैं बात कर रहा था। और इसको हम लोग मल्टीपल फैक्टर कहते हैं। मल्टीपल फैक्टर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। वो ऐसे निकालते हैं जितना भी आपका मॉलिक्यूलर मास है और जो आपका मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल तरीके से मल्टीपल फैक्टर निकालिए। अब मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालते हैं? एन इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास और यहाँ लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मुझे बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना है? 88 है। और ये कितना निकला है? आप इसको ऐड ऑन कर लीजिए। 2 कार्बन हो गया, मतलब कि कितने ग्राम हो गए? 12 12 24 ग्राम हो गए। हाइड्रोजन 4 हो गया, 24 और 4 कितना हो गया? 28 हो गया है। 28 में 16 ऐड कीजिए, कितना आ गया? 44 आ गया यहाँ पे। 44 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? ये 2 आ गया यहाँ पे। मीन्स वॉट, एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो अगर हमें एन की वैल्यू मालूम है, तो मैंने बैक में भी समझाया था आपको कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो इंपेरिकल फार्मूला में मल्टीपल फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ सिंपल तरीके से हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। क्या लिखेंगे? एम इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब 2 इंटू, और ये है C2H4O, ये बन के तैयार हो गया CH8O2। ये हो गया आंसर। फॉर्मूला किसका आ गया है? ब्यूट्रिक एसिड का यहाँ पर आ गया। यही है ब्यूट्रिक एसिड। क्लियर? ये रह जाता दिक्कत हो जाती है। अच्छा, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ आर्गन एटम। क्या कह रहा है? मोलर मास चाहिए आर्गन एटम का। इफ द मास ऑफ सिंगल आर्गन एटम इज 6.634 इंटू 10 की पावर -20। अब देखिए एक मोल आर्गन में कितने एटम्स होते हैं? तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। आपको क्या चाहिए? आप समझो ना, आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन, है ना? मॉलिक्यूलर मास को आर्गन एटम आपको चाहिए, बट ये आपको नहीं पता है। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। एक मोल। अब उस एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे? दुनिया के हर किसी के एक मोल में वही होता है, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग करके जो लेते हैं। क्या लेते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही वैल्यू लेते हैं ना। यहाँ पे देखो दिया भी है, यहाँ पर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखा है यहाँ पे। तो सोचो, अगर हम ये कहते हैं कि इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 23 दिया है सवाल में, तो यही ले लो यार, 23 एटम से, बहुत सारे इसके। और किसी एक का जो मास है ना, वो कितना दे रखा है? किसी एक का मास ये दे रखा है 6.634 इंटू 10 की पावर -26 kg में दे रखा है। तो अगर इस पूरे का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल तरीके से है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
भाई एक का इतना है और इतने सारे, मान लो एक आदमी 2 रोटी खाता है तो 100 आदमी 200 रोटी खाएंगे, सिंपल सा तरीका है। तो हम सिंपल तरीके से इसी को खाली मॉडिफाई कर देंगे और देखिए आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे? आओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ आर्गेनेट। क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ आर्गन एटम। बोलो जी कितना आया ये? बोलो बोलो। 6.23। कभी कभी बोल लिया करो, बोलने से थोड़ा सा झिझक भी खत्म होता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। कई लोग ना दही जमा के मुंह में रखेंगे, सर मुंह में थोड़ा दूध डाला और जोरन डाला दही, नहीं बोल सकते। क्यों? बोलेंगे तो दही जमेगा, कट हो जाएगा। चुप, कुछ भी बोलो, चुप। कोमा का मरीज देखा है? कोमा के मरीज को जो है मिर्ची खिला दो, कुछ भी खिला दो, खाता जाएगा खाता जाएगा। मोशंस तो रहते हैं, आंसू आएंगे लेकिन वो मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे। 1 मोल ऑफ आर्गेनेट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब सवाल में क्या दे रखा है? मास ऑफ सिंगल आर्गेनेट। तो अगर हम सिंगल आर्गन एटम की बात करते हैं तो कितना दे रखा है सवाल में, देखिएगा जरा। 6.634 इंटू 10⁻⁻, इतना दे रखा है। मोलर मास निकाल लो ना भाई। देयरफॉर मोलर मास ऑफ आर्गन, यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, ऐसे बढ़िया से पढ़ोगे तो। कि नहीं तो सर, हम वही तो चाहते हैं, तो काम आएगा ये। सर ये बड़े बड़े कैलकुलेशन देख के ना बड़ा दिमाग चकरा जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस बड़े बड़े कैलकुलेशंस को। बहुत सिंपल है यार। देखो, अब क्या करना है आपको, जितने भी पावर है ना, इन सारे पावर्स को एक तरफ कर दो और इन सबको एक तरफ कर दो। अब इसको ब्रेक करो जरा, इसको ब्रेक करोगे तो नीचे आ जाएगा 3 0, और इसको ब्रेक करोगे तो इसके नीचे भी कितना आ जाएगा? 3 0 यहाँ पे। सारे को एक साथ कर दो, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या आया है, 6023 मल्टीप्लाई 6634 यहाँ पर है ना, ये वाला यहाँ पर दे दिया कैलकुलेशंस में। अब बाकी कैलकुलेशन में क्या बच गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। 10 की पावर देखिए 23 माइनस 26, और ये देखो नीचे ना माइनस, ऊपर जाएंगे तो माइनस में -6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे +6 होगा। और इसका जो भी होगा ये आप कर लेना यहाँ पे डेटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पे, 10 की पावर 26 और 6, ये ऐड ऑन हो जाएगा तो ये हो गया 32, और ये हो गया 23, यानी 7 और 2 9, -9। अब यहाँ जो भी आएगा उसको ऐसा रखना जो साइंटिफिक नोटेशन में हो। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? जैसे साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आपका जो एन है वो 0 से मतलब बड़ा होना चाहिए और 10 से वो छोटा होना चाहिए, इस तरह का साइंटिफिक नोटेशन होता है। लेस देन इक्वल टू 10 के आसपास भी हम ले सकते हैं, बट सिंपल तरीके से कहता है कि 10 से छोटा रखिए, 0 से बड़ा रखिए। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। जीरो तो हो नहीं सकता है, 0 से बड़ा रहेगा। कई बार यहाँ ऐसा लगा भी देते हैं कि 10 पॉइंट समथिंग, लेकिन ऐसा केस गया नहीं है, 10 से छोटा ही रहता है यहाँ पे। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, इसमें आप आंसर दे देना, जो भी पावर होगा उसको मैनेज कर लेना, जो भी प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया, बट आंसर थोड़ा सा कर लेना। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ ओजोन। एटॉमिक मास दे रखा है आपका, कितना इतना दिया है। सवाल को एक बार, दो बार, 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको समझना क्या है, समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ओजोन की बात की जा रही है ओजोन। अब ओजोन के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। अपना जो ओजोन है उसका फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है।
तो O3 होता है फॉर्मूला, तो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड डेट ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ओजोन का भी बताना है और ऑक्सीजन का भी बताना है, ऑक्सीजन को बाद में बता देंगे। तो 64 ग्राम ऑफ ओजोन की बात कर रहे हैं, हाँ 64 ग्राम। तो पहले तो हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन कितना आ गया, O3। अब इसका लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा, 16:3, यानी कि 48 ग्राम आ गया। अब ग्राम लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। एटॉमिक मास यूनिट होता है, दैट विल बेस्ट फॉर यू कि आप यू लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि अब अगर हम ये चाहें कि 1 मोल ऑफ ओजोन कितने ग्राम का होता है, इतना ही होगा, 48 ग्राम का होगा। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन। सिंपल तरीके से लिखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन, यही आ जाएगा, 48 ग्राम ही आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी 1 मोल हो, उसमें वही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डैट मीन व्हाट, ये 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इसके पास हो, क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिएगा। 48 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स में 48 ग्राम, और हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया 64 ग्राम हमें दिया। तो हम निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, क्या लिखेंगे कि 48 ग्राम ओजोन लिखेंगे ना, हैज मॉलिक्यूल्स कितना, 6.022 इंटू 10⁻22, है ना, इतना आ गया, इतने मॉलिक्यूल्स इसके पास हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम ओजोन का मॉलिक्यूल्स लूँगा, कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻22 तो है ही है, यहाँ पर 48 से डिवाइड हो जाए। अब ऐसे ही अगर एक का निकल गया तो 64 का भी निकाल देंगे। ये 64 ग्राम का अगर हम लेंगे, ये हो जाएगा 6.02, चलो ये लिख देता हूँ 22, भी यहाँ पर है 22, यहाँ लिख देता हूँ। पाई मिस्टेक, थोड़ा गलती हो रहा है, 23 होना चाहिए था एक्चुअली, 22 में लिखे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 23 की चर्चा की जा रही है, ना कि 22 की। नीचे 48 तो खैर है ही है, और यहाँ पर 64 से मल्टीप्लाई कर। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन का खाली पार्ट है, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर है। देखिए ध्यान से, 16 का टेबल पढ़िए, ये 3 टाइम कटेगा और ये 4 टाइम कट जाए, राइट। और इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो आप ये पाएंगे, 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 8, 4 2 8, और ये हो गया 0, और ये हो गया 20, तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और ये 10 की पावर हो गया 23, राइट। अब उसके बाद हमें जो एक चीज़ समझनी है कि 3 से डिवाइड करेंगे 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग मान के चलिए आ गया, 8.3 इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया हमारा, ये मॉलिक्यूल्स निकल। एक तो आंसर हमारा आ गया यहाँ पे, देखो जी 64 ग्राम में इतने ओजोन के मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। देखिए एक ओजोन के फॉर्मूला में 3 ऑक्सीजन होता है, और एक 64 ग्राम में इतने सारे हैं। तो अगर एक एक करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन के पूछेगा तो।
इसलिए मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ सिंपल तरीके से स्टेटमेंट देंगे। ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 लिखिए, ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से लिखेंगे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम, है ना। तो देयरफॉर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स 8.3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू 3 इंटू 8.3 इंटू 10⁻20। अब इसको आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी सिंपल वही था, वही ले दे के आ जाएगा 24.088 जो भी डेटा है, 24.0 10⁻23, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इसको कर दीजिए 2.4 कर दीजिए, और ये 10⁻24, और ये आंसर हो, ये ऑक्सीजन का हो गया और ये आपका ओजोन का। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो देखिए ऐसे करके जो है हम हर सवाल को गंभीरता से लेते हैं। और केमिस्ट्री में तो एक हमारा विद्यार्थी है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हर बार ही होते हैं। इस बार एक विद्यार्थी था जो 8 घंटे की ड्यूटी करता था, 3 महीने पढ़ाई किया और उसका केमिस्ट्री में 8, क्या गलत रेटिंग वाली बात है क्या। एक आखिरी सवाल है जो यहाँ पर हम आपके साथ करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में विशेष रूप से सीखें। हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट और बाकी चीज़ें इस पर हमने स्पेशल वीडियोज कवर किए हैं जिसको आप देख सकते हैं। सवाल हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो एक बार लेता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू, आसान तरीका बता रहा हूँ, H2 अकॉर्डिंग लीजिए। देखिए अगर 2 मोल हम लोग H2 लेते हैं, समझिए ध्यान से, 2 मोल ऑफ H2, तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 2 मोल ऑफ H2। यहाँ समझिए, यहाँ पे है ना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम 2 मोल H2 लेते हैं तो 2 मोल H2O हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा 1 मोल H2 होगा तो ये कितना दे देगा, ये का आधा, है ना, हाफ है, तो ये भी हाफ, यानी 2/2 मीन्स वॉट की 1 मोल ऑफ H2O दे देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। H2 अकॉर्डिंग हमने देख लिया, और इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि अगर मान लो 2 मोल H2 है तो हमें रिक्वायर्ड हो रहा है इसका 2 मोल ऑफ O2 का। ये दोनों ब्रेक कर लेता है, यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू O2। देखो जितने भी रिएक्टेंट हैं दोनों का रिएक्टेंट जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ O2, ये कहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से, ये ना स्टैंडर्ड डेटा है। 1 मोल ऑफ O2 कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ H2O दे रहा है। तो हमारे पास ना, हम समझिए ध्यान से, यहाँ पे सवाल में यहाँ पर ये 4.5 था, हम अभी लेके आते हैं, वापस यहाँ आते हैं, देयरफॉर 4.5 मोल ऑफ H2, ये आपको दे देगा कितना, 4.5 मोल ऑफ H2। यानी अगर हम 4.5 मोल ऑफ H2 लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में 4.5 मोल ऑफ H2O बनेगा, और यहाँ पे अगर हम 3.3 मोल ऑफ O2 लेते हैं, ये बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई टू 6.6 मोल ऑफ H2। समझिए ध्यान से यहाँ पे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, एक बर्तन में, मान लो एक बर्तन में आपने दोनों चीज़ ले लिया है ना, एक बर्तन में आपने H2 भी ले लिया और आपने O2 भी ले लिया, मुझे ध्यान से। अब H2 की जो क्षमता है, H2 की क्षमता है H2O तक का 4.5 ही बना पाएगा, लेकिन ये 6.6 बना देगा। आ रही बात समझ में। हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए एक बार हमने पकड़ लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे की जर्नी को हम बढ़ा पाएंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए सिंपल तरीका है, दोनों को अलग अलग स्प्लिट कीजिए और थोड़ा थिंक अबाउट इट। सोचिए कि ये कह रहा है भाई
हमारी क्षमता है केवल 4.5 मोल H2O की, और ये कह रहा है कि जो मेरी क्षमता है वो 6.6 मोल H2O की है। तो पहले कौन हार जा रहा है? H2 हाथ खड़ा कर दे रहा है। अब सोचिए कि अगर 6.6 मुझे H2O बनाना होगा तो मुझे और ज़्यादा H2 की ज़रूरत पड़ेगी फिर तो, है ना? देखिए जैसे 4.5 मोल पर रुक गया ना, वैसे ही O2 भी रुक जाएगा। रुक जाएगा ये, कहेगा ठीक है हम रुक जाते हैं फिर। तो अब यहाँ इससे हमें ये पता चलता है कि आपका H2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में प्लॉट कर देता हूँ। क्या लिख देंगे? हेंस H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब हमें ये पता करना होगा H2 के अकॉर्डिंग ये सब लेके चलना पड़ेगा, है ना? एक बार पता चल गया तो अब देखिए ध्यान से पीछे बैक करके देखते हैं, और बैक करके समझ में आता है कि 2 मोल H2 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। मोल्स ऑफ H2 कितना बना रहा है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की नीड है इसको, ठीक है? इसीलिए अगर 1 मोल ऑफ H2 की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? आधा, 1/2 मोल ऑफ O2 का रिक्वायरमेंट। सही होगा? ठीक है। अब सोचिए जरा कि आपको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट में H2 और O2 में H2 4.5 दिया था। तो हम इसको ले लेते हैं कि अगर 4.5 मोल होगा, मैं अभी एक बार और आपको समझा दूंगा क्या हम बेसिकली कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4.5 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ O2। अब सोचिए लगभग लगभग कितना हो गया ये? 2.2, लगभग 2.2 मोल ऑफ O2। तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ O2 जो कि बच गया है ना? हम बोलेंगे कितना बच गया, क्या उसको बोलेंगे? रिड्यूस बोलेंगे या अनयूज बोलेंगे, जो भी बोले यहाँ पे। अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड बोल सकते हैं। कितना आ गया ये? हमें दिया गया था 3.3 और 2.2 को माइनस कर आ गया 1.1 मोल या आंसर। अब देखिए मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो जी, ये है 4.5 मोल और ये है 3.3 O2। इन दोनों को रिएक्शन करवाना है और यहाँ से वाटर बन के तैयार। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है इसकी क्षमता कितनी है। तो जो हमने कैलकुलेशंस को देखा, देखिए एक तो स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि हमने लिया H2 प्लस O2 और ये बन गया H2O। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ नहीं, यहाँ पर हमने 2 कर दिया तो यहाँ भी 2 हो गया। ये तो फिक्स हो गया, ये हो गया 2 मोल, ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 2 मोल, ये तो लॉक हो गया ना। बट एक जो हमने दिया है ये हमने गिवन डाटा दिया। गिवन हमने क्या दिया है? ये है 4.5, ये है 3.3 और इसका तो छोड़ ही दो। तो हमें एक बात समझ में आई कि भाई अगर आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चलोगे, समझो ध्यान से, अगर आप, मैं लिख देता हूं, अगर आप H2 के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4.5 के अकॉर्डिंग कितना बन रहा था? सोचो, 4.5 मोल ऑफ H2O बनेगा। ये कह रहा है कि मैं इतना ही बना सकता हूँ, मेरी पूरी क्षमता खत्म होते होते। बट अगर आप O2 के अकॉर्डिंग देखोगे
तो 6.6 मोल ऑफ H2O बनेगा। ठीक है, अब O2 बोलेगा चल भाई 6.6 मोल ऑफ O2 बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कहेगा नहीं भाई, मेरे पास इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं दे सकूं, मेरा तो 4.5 बनते बनते ही मेरा 4.5 यूज हो जाए, इसीलिए बच गया और वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और बिजनेस में 3-4 लोग हैं और 4 लोगों में से सब तैयार है कि मैं 3-3 लाख रुपया दूंगा, लेकिन उनमें से कोई एक बोल रहा है कि मैं केबल और केबल जो है 2.5 लाख रुपया दूंगा, तो फिर सबको 2.5 लाख ही मिलाना पड़ेगा। तो मतलब जो कम रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग फिर सबके रूल्स और रेगुलेशन बदल जाएंगे। तो सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है आपको, एंड देन आफ्टर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग फिर सब चीज़ के निकाल लेना। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो वगैरह है जो आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल है, अच्छा होमवर्क में है, इसको आप सॉल्व करना। 2011 का सवाल है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, हम देखेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते हो। नॉर्मली गूगल पर भी आंसर मिल ही जाएंगे आपको अगर सर्च करोगे तो, बट पहले ट्राई करना फिर एंड देन आफ्टर सर्च करना। तो उम्मीद करते हैं इस टॉप 10 सीरीज में आपके लिए बेहतर चीज़ें मैं दे पाया हूँ और ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा पाए हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल, अगर आपके कोई सर्कल में IAS में शेयर कीजिएगा, अपने जूनियर्स को बताइएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को हम बाइंड अप करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इसके सेकंड चैप्टर में, जहां पर हम टॉप 10 सीरीज के फिर से 10 क्वेश्चंस लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तक बिंदास तरीके से इस पूरे सेशन के बाद सारे सवालों को सॉल्व कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करके अपने खुद से बनाइए। सो मच अगेन, जय हिंद, जय भारत।